पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है, तहरीर रेहाना अमजद बुखारी, किस्त नंबर 19। गुड। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप भी किसी से मुतासिर तो हुए। मेरा मतलब है किसी के काम से। हसन ने शोखी से कहा। उसके लहजे में शरारत थी। हाँ, काम तो उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी वो ये थी कि उसने टीम के तमाम लड़कों को अपना नंबर यूं बांटा जैसे सवालदारैन हासिल करने के लिए इससे बेहतर और कोई काम ना था। वेरी गुड, ये हुई ना बात। फिर तो आपने भी नंबर जरूर लिया होगा, हसन ने खुश होते हुए कहा। नहीं यार, अगर मैं भी दूसरे लड़कों की तरह उससे नंबर मांगता तो फिर मुझ में और उन लड़कों में फर्क क्या रह जाता। तुम मेरी आदत को अच्छी तरह जानते हो। मैं ऐसी ओछी हरकत नहीं करता। लड़की का काम अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी, लेकिन उसकी ये हरकत अच्छी नहीं थी। और दूसरी बात यह कि मैं दूसरे लड़कों की तरह फ्लर्ट का कायल नहीं। बाद में मुझे यह भी पता चला कि उसने टीम के तकरीबन तमाम ही लड़कों से टेलीफोनिक राब्ता रखा और सबसे गपशप भी की, लेकिन मैं चाहते हुए भी उससे राब्ता नहीं कर पाया। हसन, जो बड़े इश्तियाक से उसकी बात सुन रहा था, बुरा सा मुंह बुनाते हुए बोला, धट तेरे की। भाई मेरे, अगर सबने उसका नंबर ले लिया था तो आपको क्या एतराज था? आप भी ले लेते। और चले, अगर आपने उस वक्त नहीं लिया तो बाद में टीम के किसी लड़के से ही ले लेते। इस बात को इतना दिल पर लेने की क्या जरूरत है? अजान ने संजीदगी से उसकी बात को सुना, फिर बेचारगी से बोला, नहीं, ये मेरा मिजाज नहीं। वेरी सैड। इस सिलसिले में मैं किसी काम आ सकता हूं तो हुक्म करें, बंदा हाजिर है। हसन ने संजीदा लहजे में अफसुर्दगी से कहा। अजान ने बनज़र गायर हसन के चेहरे की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ, इतनी तवील तमहीद इसीलिए बांधी क्योंकि अब मेरे ख्याल में तुम्हारे अलावा और कोई ये काम कर भी नहीं सकता। और उसकी बात सुनकर हसन भौंचक का रह गया। उसने तो ऐसे ही इखलाकन कह दिया था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अजान ऐसी कोई जिम्मेदारी उसके सर लाद देगा। उसने हैरत से अजान के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन अजान पूरी तरह संजीदा था। फिर जब वो बोला तो उसके चेहरे पर छाई हुई सारी हैरत उसके लहजे में सिमट आई। क्या मतलब? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो पता भी नहीं कि वो लड़की थी कौन। भले मैं क्या कर सकता हूं? अजान उसकी आंखों में आंखें डालकर सरसराते हुए लहजे में बोला, उस लड़की का नाम माहम है। और हसन के सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अजान साहब, मतलब क्या है आपका? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूं? आप जानते हैं कि माहम से मेरा रिश्ता क्या है? हसन के लहजे में इंतहा की तलखी घुली हुई थी। इसमें इतना चिरागपा होने की क्या बात है? मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम बुरा मान जाओगे, और नंबर ही तो मांग रहा हूं, कोई नाजेबा बात तो नहीं की। मैं जानता हूं कि माहम रिश्ते में तुम्हारी बहुत दूर की भतीजी लगती है, और अगर वो टीम के तमाम लड़कों से दिल खोलकर बातें कर सकती है तो मैं बात कर लूंगा, तो उसमें हर्ज ही क्या है? कम से कम मैं उन लड़कों की तरह तो नहीं हूं। हसन, जो गुस्से में होने के बावजूद पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था, रफ्ता रफ्ता उसकी हालत मामूल पर आने लगी, और फिर वो एक तवील सांस लेते हुए दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी से अजान की तरफ देखता रहा, फिर एक तवील सांस लेते हुए गोया हुआ। ठीक है अजान साहब, अगर ये बात है तो फिर ऐसा ही सही। मैं उन लोगों के घर ज्यादा आता जाता तो नहीं, लेकिन अब आपकी खातिर तो जाना ही पड़ेगा। आपको नंबर चाहिए ना? मैं ला कर दूंगा। अगर मुनासिब समझे तो अभी चलें मेरे साथ। आप बाहर रुकिएगा, मैं किसी बहाने से अभी नंबर ले आऊंगा। अजान ने चौंक कर हसन के चेहरे की जानिब देखा तो उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। अजल से बेसमत जुस्तजू का सफर है दरपेश पानियों को, किसे खबर किसको ढूंढता है मेरी तरह रायगा समंदर। मैं तश्न लब दूर से जो देखूं तो हर तरफ से ले आब पाऊं, करीब जाऊं तो रेत शोला गुबार साहिल धुआं समंदर। हर तरफ दुख का एक गहरा समंदर, यादों का एक गुबार, सोचों के रक्स करते हुए झुलसा देने वाले शोले, और तन्हाइयों के इस घने जंगल के मुकाबिल अकेली जान ज़किया बेगम हस्बे मामूल सोफे पर गर्दन टिकाए नीम दराज हालत में लेटी गहरी सोचों में गुम थी। इतना बड़ा घर
और उसमें हर तरफ नाचती हुई ये वीरानी बिलाशुबह जानलेवा थी। लेकिन आफरीन है ज़किया बेगम के हौसले पर कि वो तन तनहा इन सारी बलाओं का सामना कर रही थी और उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी, क्योंकि वो बड़ी साबिर और शाकिर और हौसलामंद खातून थी जो हर तरह के हालात का मुकाबला करना जानती थी। वो इन तमाम हालात से परेशान तो ज़रूर थी, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि तकदीर का लिखा इंसान को हर हाल में कबूल करना ही पड़ता है। फैजी साहब की जुदाई ने उनकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर डाला था, बल्कि अगर ये कहें तो गलत ना होगा कि इस सानहे ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी हालत खासी संभल गई, लेकिन यादों पर पहरे तो नहीं बिठाए जा सकते थे। अकेले मकान में घूमते हुए कदम कदम पर उन्हें फैजी साहब याद आते थे। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाज़ा उन्हें फैजी साहब की किसी न किसी बात की याद दिला देता। और ऐसा क्यों ना होता? सालों पर मुहीत उनकी तवील रफाकत और उसके बाद ये अचानक जुदाई उनके लिए सुहाने रूह थी। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते फैजी साहब उनके साथ होते थे, और शायद ये इसलिए था कि उनकी दिलचस्पी या मसरूफियत का कोई सामान मौजूद न था। घर में अगर कोई फर्द मौजूद होता तो शायद उससे बातचीत करके वो खुद को बहला लेने में कामयाब हो जाती, लेकिन तन्हाई में तो बस फैजी साहब होते थे, या वो बकौल शायर, मैं उसे ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाता हूँ। ज़किया बेगम के जहन में माजी की बाज़गश्त थी। बहुत से अक्स थे जो आपस में गड़मड़ हो रहे थे। तमाम मनाजर किसी फिल्म की तरह उनकी नज़रों के सामने थे और वो हस्बे मामूल इस फिल्म के किरदारों में गुम थे कि अचानक धड़धड़ाहट की तेज आवाज सुनाई देने पर वो ख्यालात की भूल भुलैयों से बाहर निकल आईं। आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी और वो उठकर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। कोई दरवाजा बजा रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने ज़ारा को मौजूद पाया। उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे ज़ारा, तुम इस तरह अचानक? लगता है मेरी बातें असर कर गईं। उन्होंने खुशगवार लहजे में कहा और ज़ारा मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। जी अम्मी, आप उस दिन शिकवा कर रही थी तो मैंने सोचा कि चक्कर लगा ही लो। आपकी खैरियत भी दरियाफ्त कर लूंगी और वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। जुमले के इख्तिताम तक ज़ारा का लहजा यासियत अंगेज हो गया था। ज़किया बेगम ने उसके साथ चलते चलते चौंक कर उसके चेहरे की जानिब देखा जहां गहरी उदासी रक्स कर रही थी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया जो आ गई, उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। इस दौरान वो निशिस्तगाह तक पहुंच चुकी थी। ज़ारा बैठ गई तो वो कमरे से बाहर निकल गई। फिर चंद लम्हों बाद वापस आई तो उनके हाथ में एक छोटी सी डिश मौजूद थी जिस पर ऑरेंज जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। अरे अम्मी, ये क्या? आप तो खामख्वाह तकल्लुफ करने लगी हैं। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। ज़ारा ने गिलास थामते हुए एहतजाज किया तो ज़किया बेगम शफकत से मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गईं। तकल्लुफ कैसा बेटा? इतनी गर्मी में पैदल चलकर आई होगी, प्यास तो लग रही होगी ना। तुम सुनाओ, फरजान की कोई खबर मिली? उनके लहजे में घुली मोहब्बत जुमले के इख्तिताम तक तशवीश में बदल चुकी थी। ज़ारा के चेहरे पर एक मरतबा फिर उदासी के साए लहरा गए। फिर वो मायूसी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं अम्मी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बहुत परेशान हूँ। आप यहाँ अकेली हैं तो मैं वहाँ। खाली घर काटने को दौड़ता है। समझ में नहीं आता कि उन्होंने अभी तक कोई राब्ता क्यों नहीं किया। उसकी बात सुनकर ज़किया बेगम की आंखों से भी तशवीश झलकने लगी, लेकिन उन्होंने लहजे से जाहिर नहीं होने दिया। परेशान होने की कोई बात नहीं, होगा कहीं काम में मसरूफ। हो सकता है कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया हो। मुझे लगता है कि वो तभी राब्ता करेगा जब अच्छे खासे पैसे जमा कर लेगा। उन्होंने ज़ारा के साथ साथ जैसे खुद को भी तसल्ली दी। अम्मी, आपको बाबा याद आते हैं? ज़ारा ने अजीब से अंदाज में पूछा तो ज़किया बेगम उसकी तरफ देख कर रह गई। फिर उदास लहजे में बोली, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें इंसान भूल जाता है। तुम्हारे बाबा तो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। इस घर के कोने कोने से उनकी यादें वाबस्ता हैं। घर की एक एक चीज मुझे हर हर पल उनकी याद दिलाती है। मैं भला उन्हें भूल सकती हूँ? लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? ज़ारा जो उनके चेहरे पर नजरें जमाए पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन रही थी, उसकी आंखें छलक गईं और 2 आंसू जैसे जबरदस्ती निकल कर उसके रुखसारों पर बह निकले। फिर वो भर्राई हुई आवाज में बोली, अम्मी,
बाबा तो हम में नहीं रहे ना, लेकिन मैं क्या करूं? वो तो होते हुए भी हम में नहीं है। वो मुझसे दूर क्यों हो गए हैं अम्मी? जुमले के इख्तिताम तक ज़ारा फूट फूट कर रोने लगी तो ज़किया बेगम घबरा कर उठ खड़ी हुई। फिर वो ज़ारा को अपने साथ लिपटाते हुए दिलासा देने वाले अंदाज में गोया हुई। नहीं बेटी नहीं, पगली रोते नहीं। ये जिंदगी हमसे बहुत से इम्तिहान लेती है जो हमें हर सूरत में पास करने होते हैं, और ऐसा तभी मुमकिन है जब हमारे कदम लड़खड़ाहट का शिकार न हो। हमें उसकी रजा पर राजी रहना होता है बेटी। हम दुनिया में उसका शुक्र अदा करने के लिए आते हैं, शिकवा करने के लिए नहीं। हौसला करो, सब्र करो। मैं तो माँ हूं, मैं भी तो सब्र कर रही हूं ना। मेरी ममता गवाही दे रही है कि वो जरूर आएगा। आप बहुत बड़ी हैं अम्मी, बहुत अजीम। आप में बहुत हौसला है, मगर मैं आप जितना बड़ा दिल कहां से लाऊं? ज़ारा ने ज़किया बेगम के कंधे से सर टिकाए हिचकियां लेते हुए कहा तो वो उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। यहां मेरे पास आ जाओ, मैं हूं ना। बस अब चुप हो जाओ, रोते नहीं हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ज़किया बेगम के तसल्ली देने पर ज़ारा को जैसे कुछ करार सा आ गया, या शायद ये उनकी ममता भरी आगोश का कमाल था कि उसके आंसू रफ्ता रफ्ता थम गए। फिर उसने इनसे अलग होते हुए सवालिया अंदाज में दरियाफ्त किया, अम्मी वो आ जाएंगे ना? हाँ, वो जरूर आएगा। ज़किया बेगम के लहजे में एक यकीन था। ज़ारा उनकी तरफ देख कर रह गई। उसकी नजरों में आस के बेशुमार चिराग जल उठे थे। उसे गवाह के मैं जिंदा हूं इस तरह मोहसिन कि जैसे तेज हवा में चिराग जलता है। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।